लोग जो है वो अगर अभी लाइव क्लास लें, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। आप लोगों की जो भी क्वेरीज आप लोगों के जहन में अभी आ रही होगी वो अभी साथ ही एड्रेस हो जाएंगी। और बाय द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह ताला आई वुड मेक श्योर कि आप लोगों के जहन में कोई ऐसी क्वेरी ना हो जो अभी तक अनएड्रेस्ड रह जाए। ठीक है। हम लोग फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। एजेंडा ये होगा हमारा आज का। मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ अभी। आप लोग प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के। तो हम बाय द एंड ऑफ क्लास आखिरी जो कुछ मिनट्स हैं वो स्पेयर करेंगे, ताकि आप लोगों के जहन में उभरने वाले मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए जा सकें। क्लियर है जी? बात को तसल्ली से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग यूं मूव करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम पाक अफेयर्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। फिर हम पाकिस्तान अफेयर्स के पब्लिक सर्विस कमीशन में आने वाले आज तक के एग्जाम्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। वहां से हम थोड़ा सा एग्जामिनर की साइकी को समझने की बेसिकली कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर के स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं। वो कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, एरियाज हैं जिन पे एग्जामिनर सवाल पूछे बगैर रह ही नहीं सकता। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग अपना जो है वो हाउस ओपन कर देंगे डिबेट के लिए। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, तो फिर हम लोग जो है उसमें स्लाइड के थ्रू पास्ट पेपर्स का एनालिसिस देखते हैं। ऑलराइट जी, स्क्रीन आप लोगों के सामने है। मुझे प्लीज एक दफा कंफर्म कर दीजिएगा कि इज द स्क्रीन विजिबल टू यू। चैट बॉक्स में मुझे सिर्फ कंफर्म कर दें कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है। ऑलराइट, ठीक है जी। ऑलराइट, ओके जी। अच्छा, ये है जी हम लोगों का पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स, और इसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, आगे जाके कंपैरिजन भी करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज मोहम्मद ईशान अहमद and I am the topper of the PMS 2023. I have secured first position in first attempt of my PMS by grace of Almighty, and almost 850 score has been secured by me in my first attempt of PMS, which is quite a significant score. Or the seniors from PMS 11 and 12 have told me कि ये अभी तक की पीएमएस की तारीख का हाईएस्ट एवर रिटर्न स्कोर है जो कि पीएमएस में लिया जा चुका है। ठीक है। दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के पास पेपर्स जो आज तक एग्जाम में आते रहे हैं।
यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। एक चीज आप लोगों की मैं तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहूंगा, आप लोग काइंडली थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो आप लोग बड़ी आसानी से ये बात डिस्कशन करेंगे कि पीएमएस में पर्टिकुलरली एग्जामिनर का ज्यादातर फोकस होता है प्री पार्टीशन के पोर्शन पे, और पोस्ट पार्टीशन पे और करंट अफेयर्स पे उसका रिलेटिवली कम फोकस होता है। ठीक है। तो अभी हम वन बाय वन आपके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं तो आप लोग खुद रियलाइज करेंगे इस बात को कि प्री पार्टीशन कितनी ज्यादा अहमियत का हामिल है जब हम बात करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की पीएमएस में। फॉर इंस्टेंस देखिएगा, पहला सवाल वो आपसे पूछता है, द पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिटवीन 37 to 47 वर सच एज टू मेक द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनएविटेबल। आमतौर पर वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की बात करता है 1937 में जो मिनिस्ट्रीज थी और उनके रिजिग्नेशन की। लेकिन यहाँ पे उसने आपके लिए थोड़ी आसानी पैदा कर दी और उसने ब्रॉड आउटलाइन ड्रॉ कर दी आपके लिए कि आप 37 से लेकर 47 तक जो एक दहाई पे मुहित अरसा है उसके बारे में बताइएगा कि वो किस तरीके से उसने पाकिस्तान की मूवमेंट को जो है वो इम्पैक्ट किया उस पर। सेकेंड अगर आप बात करें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम प्रेस की वो बात करता है। तो ये दो सवाल उसने पूछे आपसे प्री पार्टीशन से। नेक्स्ट वो आपसे पूछता है कि कायद आजम की 11 अगस्त की जो स्पीच है जो कि बहुत अहमियत की हामल है, उसने पाकिस्तान के फ्यूचर पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को किस तरीके से इम्पैक्ट किया। पहला सवाल पोस्ट पार्टीशन से। फिर वो पंजाब की 47 की पार्टीशन के बारे में पूछता है, अगेन इट कैन बी इंक्लूडेड अंडर द एम्बिट ऑफ प्री पार्टीशन। तीन सवाल वो यहाँ से प्री पार्टीशन से पूछ रहा है। फिर वो इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात कर रहा है और वो कश्मीर इशू की बात कर रहा है। ठीक है जी। ऑल राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो उससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए, अब इसका कंपैरेटिव एनालिसिस हम करते हैं। यहाँ पे वो सर सैयद अहमद खान की एजुकेशनल और सोशल अपलिफ्ट के बारे में पूछता है। याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा सा लफ्जों पे आप लोगों ने लाजमी ध्यान देना है। बाज औकात वो उनकी पॉलिटिकल सर्विसेज की बात करता है और बाज औकात वो उनकी एजुकेशनल सर्विसेज की बात करता है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स ये करते हैं, उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट को क्रैम किया होता है। तो जब भी वो ये लफ्ज देखते हैं कि एग्जामिनर ने हमसे पूछा है सर सैयद अहमद खान, तो वो बगैर कुछ सोचे समझे अलीगढ़ मूवमेंट फ्रॉम ए टू जी पूरा का पूरा उसके ऊपर छाप देते हैं। जबकि एग्जामिनर ने पूछा उससे कुछ और होता है। जब एग्जामिनर को उस सवाल का जवाब नहीं मिलता जो उसने आपसे पूछा हुआ है, तो फिर वो आपको पिनलाइज करता है, फिर वो आपके मार्क्स डिडक्ट करता है। और याद रखिएगा, सीएसएस में जैसे एक नंबर पर ग्रुप्स डिसाइड हो रहे होते हैं, पीएमएस में एक एक नंबर पर एलोकेशंस डिसाइड हो रही होती हैं। सीएसएस में अगर आप पैस में लैंड नहीं करते तो आप पीएसपी में आ जाते हैं, पीएसपी पे में नहीं आते तो फॉरेन सर्विस, पाकिस्तान ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस, एमएलसीजी, पाकिस्तान पोस्टल ग्रुप, पाकिस्तान रेलवेज ग्रुप, ये तमाम चीजें। लेकिन आप बाय द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं लैंड कर जाते हैं। उनकी सीट्स भी ज्यादा होती हैं, अभी इस दफा 245 सीट्स हैं। ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट अगर आप पीएमएस की बात करें तो हमारे इस दफा सिर्फ 24 सीटें थी और राउंड अबाउट इतनी ही सीटें एक्सपेक्टेड हैं कि आपके दफा भी होंगे। यहां पर सवाल पैदा होता है एलोकेशन मिलने का या ना मिलने का, यहाँ पे और कोई चॉइस नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने बड़े ध्यान से एग्जामिनर की स्टेटमेंट को डायसेक्ट करना है कि वो पूछ आपसे क्या रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने बड़े स्ट्रेटेजिकली स्ट्रक्चर करना है अपने जवाब को उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे वो अगर सर सैयद अहमद खान की एजुकेशनल मूवमेंट्स पूछ रहा है तो आप उसकी पॉलिटिकल सर्विसेज की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछता है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन के ऊपर बात करें, उसका बैकग्राउंड, उसका टेक्स्ट और उसकी इंपॉर्टेंस। ये दो सवाल उसने पूछे जी आपसे प्री पार्टीशन से। पोस्ट पार्टीशन में वो आपसे पाकिस्तान के अब तक के नाफजुल अमल होने वाले तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरेटिव एनालिसिस पूछ लेता है। नेक्स्ट वो थोड़ा सा करंट अफेयर्स की साइड पे अगर आए तो वो पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स पूछ लेता है। फिर वो एक मखसूस एक्ट की बात करता है आपसे, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट। और नेक्स्ट वो गुड गवर्नेंस के ऊपर आपसे एक सवाल लिखवा लेता है। इसी तरीके से अगर हम 2016 के पीएमएस की बात करें तो यहाँ पे वो आपसे जिना का अल्लामा इकबाल का 1930 का इलाहाबाद एड्रेस के ऊपर नोट लिखवाना चाह रहा है।
फिर वो आपसे लखनऊ पैक्ट की बात कर रहा है 1916 की, कि इसने किस तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इंश्योर किया। ये दो सवाल हो गए जी प्री पार्टीशन से। पोस्ट पार्टीशन की बात करें तो वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात करता है, 1947 से 56 तक, जब पाकिस्तान ने अपना पहला आइन बनाया। फिर वो पाकिस्तान के और चाइना के बाहमी इश्तराक से नाफिजुल अमल होने वाला सीपैक की बात करता है। और अगेन वो जो पाकिस्तान के नेसेंट ईयर्स थे एज अ डोमिनियन, एज अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड डोमिनियन, वो उसके इनिशियल ईयर्स में जो हमने चैलेंजेस का सामना किया उसके ऊपर आपसे नोट लिखवाता है। और फिर वो आपसे जो फॉल ऑफ ढक्का है, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, उसके बारे में बात करता है कि ये इसको प्रूव करें कि ये ठीक है, ये एक ट्रैजिक इंसिडेंट था हिस्ट्री का, लेकिन ये किसी भी तरीके से टू नेशन थ्योरी की निगेशन नहीं है। जैसे कि इंदिरा गांधी ने फेमसली क्लेम किया उस वक्त, कि जिस दिन 16 दिसंबर 1971, इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया claimed that today we have thrown away the doctrine of two nation theory into Bay of Bengal. एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आप टू नेशन थ्योरी के ऊपर बात करें और आप ये स्ट्रेटेजिकली प्रूव करें कि सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, दो इट्स अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट एंड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, बट इट इज इन नो वे द निगेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ टू नेशन थ्योरी। अगेन इसको अगर आप इन इसमें एक प्री पार्टीशन के कॉन्सेप्ट को और एक पोस्ट पार्टीशन के कॉन्सेप्ट को आपस में लिंक किया गया है, कि इसके दरमियान लिंक एस्टेब्लिश करके बताएं कि हाउ दीज टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर कोरिलेटेड। और फिर वो आपसे पूछता है जी फिल इन द ब्लैंक्स। अब इस ये मैंने बहुत डिटेल में जाके कॉम्प्रिहेंसिवली आपके सामने पास पेपर्स का एनालिसिस किया, और उससे हम लोग ये देखते हैं कि सिलेबस की किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली डिवाइड कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए हम लोग। तो तीन पोर्शंस हैं जी हमारे पास, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन और कंटेम्पररी अफेयर्स। प्री पार्टीशन में 1857 से 1947 के इवेंट्स डिस्कस होते हैं, पोस्ट पार्टीशन में 47 से 2023 तक। लेकिन याद रखिएगा एग्जामिनर का ज्यादातर फोकस होता है पोस्ट पार्टीशन में पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ऊपर और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर। और फिर आ जाते हैं कंटेम्पररी अफेयर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ पेपर की, कि पेपर को किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान अफेयर्स में पीएमएस में आपके पास एमसीक्यूज नहीं होते। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज के बजाय आपको 20 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखे भी। अगर आप ये वाला पेपर देखें, कायद-ए-आज़म रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन डैश ईयर एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डैश। मौलाना मोहम्मद अली जौहर स्टार्टेड एन उर्दू डेली न्यूज़पेपर डैश इन 1939 फ्रॉम डैश। अच्छा, अब यहाँ से हम एक और नतीजा भी अखज़ करते हैं। मैं आपको पहले ब्रॉड कॉन्टोर्स बता दूं और उसके बाद फिर हम वो उस नतीजे की तरफ आते हैं। आपको टोटल 8 सवाल दिए होते हैं। 7 सवालों में से आपने कोई से 4 सवाल करने होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। 20 मार्क्स का एक सवाल होता है और 80 मार्क्स के टोटल 4 सवाल होते हैं। 8वां सवाल कंपलसरी होता है करना, और वो हमेशा मुश्तमिल होता है फिल इन द ब्लैंक्स पे। और अगर आप थोड़ा सा जहन लड़ाएं तो आप ये बात नोटिस करेंगे कि जो पोस्ट पार्टीशन जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, वो भी उसमें भी ज्यादातर एमसीक्यूज आपके प्री पार्टीशन पोर्शन में से ही आ रहे होते हैं। तो प्री पार्टीशन में आप बहुत ज्यादा अहमियत का हमल है। मैंने प्रैक्टिकली आपके सामने पास्ट पेपर्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिखाया आपको कि एग्जामिनर इसमें से ऑन एन एवरेज 3 सवाल पूछ रहा है, 2 से 3 सवाल, और बाज औक़ात वो इसमें से 4 सवाल भी पूछ लेता है। और सोने पे सुहागा ये है कि अगर हम इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को भी शामिल कर लें तो फिर तो पक्के पक्के आप लोगों के 3 से 4 सवाल प्री पार्टीशन के पोर्शन में से कहीं नहीं गए। तो ये बहुत ज्यादा अहमियत का हमल है। और अभी कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास इनरोल्ड हैं पाक अफेयर्स के सेशन में, इवेल्युएशंस में। तो देख के अफसोस होता है कि पाकिस्तान अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। दो के कंपेटिटिव एग्जाम्स की पाक अफेयर्स थोड़ी सी डिफरेंट है उन एग्जाम से जो हम पहले देते रहे हैं, लेकिन बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर। फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो है सब्जेक्ट की, बच्चों को वो ही नहीं क्लियर होते। उनको जो है वो लखनऊ पैक्ट की डिटेल्स का नहीं पता होता। उनको ये नहीं पता होता कि 62 में जो हमारा था सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल, वो उसमें चेंज हो गया था, वो उसमें प्रेसिडेंशियलिज्म था। वो वही पार्लियामेंट्री लिख रहे होते हैं।
फिर आ जाती है कुछ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, हम उसके बारे में बड़ी डिटेल में बात करेंगे। ये जी हमने बात की सिलेबस की, आपकी आसानी के लिए डिवाइड किया हमने उसको 3 पोर्शंस में। हमने पेपर को डिस्कस किया बिगिनर्स के लिए जो पहली दफा ये पेपर देंगे, कि उसके ब्रॉड कॉन्टोर्स क्या होती हैं। और फिर हम आते हैं सोर्सेज की तरफ, जो कि आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। जहां तक प्री पार्टीशन की बात है, तो प्री पार्टीशन में आप ट्रैक टू पाकिस्तान किताब से हेल्प ले सकते हैं। अहमद सईद की जानिब से लिखी गई एक बहुत जामे किताब है प्री पार्टीशन के मौजू पे। फिर अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में होना चाहते हैं, तो M.R. काज़मी साहब की किताब है अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसमें बहुत कंसाइजली और लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा एनालिटिकली चीजों को, पाकिस्तान की प्री पार्टीशन हिस्ट्री को डिस्कस किया गया है। फिर अगर एक फॉरेन ऑथर हैं आयन टालबट, उन्होंने पाकिस्तान अ मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से एक किताब लिखी है। इसमें से आप कोई सी एक किताब का इंतखाब कर सकते हैं प्री पार्टीशन के क्वेश्चन के लिए। पोस्ट पार्टीशन में ज्यादातर आती है जी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री। उसमें हामिद खान साहब की किताब है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आपको उससे काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव किताब है, बहुत अच्छी खासी मोटी किताब है। और अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ने बैठें। इवन ट्रैक टू पाकिस्तान के लिए आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत एक्सटेंसिव डिटेल में लिखी गई किताब है। नेक्स्ट है जी एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान, इट्स अ हेल्पिंग बुक। वहां से आपको बर्ड्स आई व्यू आइडिया मिल जाएगा। लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि कोशिश कीजिए कि हमेशा स्टैंडर्ड रेफरेंसेस को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम की नौयत थोड़ी तब्दील हो रही है। अब आपसे आपकी अपनी ओपिनियन मांगी जाती है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को जज किया जाता है। तो वो उसी वक्त आती हैं जब आपने डाइवर्स सोर्सेज से और स्टैंडर्ड रेफरेंसेस से पढ़ा होगा। जब आप गाइड बुक से पढ़ते हैं तो आप महदूद हो जाते हैं सिर्फ वहां तक सोचने में। और फिर अगर उसमें से थोड़ा सा भी क्वेश्चन बाहर से आ जाता है, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं कि जो सिलेबस से बाहर से सवाल पूछ लिया गया है। हालांकि ये बात नहीं होती। प्री पार्टीशन के सोर्सेज मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट पोस्ट पार्टीशन के सोर्सेज। अब हम बात करते हैं कंटेम्पररी अफेयर्स की। इसमें सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट गो टू सोर्स आपके पास है जी डॉन। डॉन में आने वाले जो डेली के एडिटोरियल्स हैं और ओपिनियंस हैं, उनको पढ़ा करें। उससे आपका जो आज का नॉलेज है वो रिफाइन होता है, वो पॉलिश होता है कि आज पाकिस्तान में और इंटरनेशनली क्या चीजें चल रही हैं। सो यू गेट मोस्ट रिसेंट इंफॉर्मेशन। फिर कुछ जर्नल्स हैं, मैंने यहाँ पे 3 से 4 जर्नल्स के नाम लिखे हैं। आपने अपनी सहूलत के मुताबिक किसी एक जर्नल का इंतखाब कर लेना है। और फिर आपने वहां से जो एकेडमिक राइटिंग्स उसके ऊपर लिखी जाती हैं, उनको एक्सप्रेशन को और उनमें जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दिया होता है उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। मैं आपको नाम बता देता हूं। इसमें है जी इपरी, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन इज इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट ISSI, मार्कला पेपर्स और एनडी यूकर जर्नल नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। आपने ये चारों नहीं पढ़ने। आपने इसमें से कोई से दो और मिनिमम एक आर्टिकल, एक पेपर जरूर पढ़ना है। स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि उनको एक पकी पकाई खीर मिल जाए और उनको इनमें से कुछ भी पढ़ना ना पड़े। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इसमें से अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग किसी एक जो जर्नल है उसका इंतखाब करें कि आपको किसकी ज्यादा समझ आती है। कोशिश करें कि वहां पे जो थ्योरीज लिखी हुई हैं उन थ्योरीज को नोट डाउन करें और वो पेपर में इनकॉर्पोरेट करें। ये वो चीजें हैं जो मैं अपने एग्जाम्स में किया करता था। और इसी वजह से एक वो जो 850 वाला बेंच मार्क हमने स्टैब्लिश किया है, ये शायद उसके पीछे एक वन ऑफ द फैक्टर्स वाज आल्सो इंक्लूजन ऑफ द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम द डाइवर्स सोर्सेज, जो कि ये इप्री ISSI और मार्कला पेपर्स से थे। अब ये है कि जी हम लोग अपने सिलेबस हम लोग कैसे लेके चलेंगे इस सेशन को। मैंने ये कुछ ब्रॉड टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। आप लोगों को यहाँ से एक बर्ड्स आई व्यू आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग ना सिर्फ टॉपिक्स कौन से पढ़ रहे होंगे, बल्कि उनमें से हम उनकी कौन कौन सी पर्टिनेंट डोमेन्स जो कि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम कैसे टच अपॉन करेंगे। तो सबसे पहली बात जी डॉक्ट्रिन ऑफ टू नेशन थ्योरी। हम पूरी डिटेल में टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। अल्लामा इकबाल के फरमूदात की रोशनी में, कायदे आजम के फरमूदात की रोशनी में। और फिर हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ टू नेशन थ्योरी को, जो कि एग्जामिनर ने एक दफा सवाल भी पूछा है कि आया कि फॉल ऑफ ढाका के बाद ये डॉक्ट्रिन आज भी रेलिवेंट है। और अगर ये आज भी रेलिवेंट है तो इसकी कौन सी डोमेन ऐसी है जो कि आज भी पाकिस्तान की स्ट्रगल में इसको रेलिवेंट बनाती है। या कि
सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के बाद ये डॉक्ट्रिन टोटली इररेलेवेंट हो गया है। हम मुस्लिम रिफॉर्मर्स की बात करेंगे, उसमें हम शाह वलीउल्लाह साहब की बात करेंगे, उसमें हम मुजद्दिद अल-अफ़सानी की भी बात करेंगे, जो कि रिफॉर्मर हैं, ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ द सेकंड मिलेनियम। सर सैयद अहमद खान को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनके 3 एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 उनकी पॉलिटिकल सर्विसेज, नंबर 2 उनकी एजुकेशनल सर्विसेज एंड नंबर 3 उनकी सोशल सर्विसेज। किस तरीके से उन्होंने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट कॉइन किया, और उनकी एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अलीगढ़ मूवमेंट की अलहदा से हम डिस्कस करेंगे कि उनका क्या उसमें था इंक्लूजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो ये है जी, लखनऊ पैक्ट में बड़ा क्विकली इसको ओवरव्यू देता हूँ। लखनऊ पैक्ट 1916 का, कि ये शॉर्ट टर्म मैरिज थी या ये राइवलरी थी। इकबाल का एड्रेस 1930 का, ये मैं शेयर करवा दूंगा आप लोगों को पूरा ग्रुप में। लाहौर रेजोल्यूशन 1940, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, कैबिनेट मिशन प्लान, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, फिर तीनों कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन, फिर ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 49 की, 18th अमेंडमेंट को बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल इश्यूज पाकिस्तान के और पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस, हम एक्सट्रीमली डिटेल में जाके एक एक चीज डिस्कस करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी पे हर साल लाजमी तौर पर सवाल आता है। तो ये हम बहुत डिटेल में मोस्ट रिसेंट स्टैटिस्टिक्स 2024 के स्टैटिस्टिक्स जो हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर पाकिस्तान का वाटर क्राइसिस, पाकिस्तान के दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स, पर्टिकुलरली जो यूएस के साथ रिलेशनशिप है, इंडिया के साथ, और कश्मीर इशू का अब क्या हाल है आफ्टर पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 का मूव, जब इंडिया ने यूनिलैटरली उसको रिवोक कर दिया, उसके सेमी ऑटोनोमस स्टेटस को। तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अब पाकिस्तान के लिए क्या पर्टिनेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सीपेक 2.0 और पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन, कि क्या पाकिस्तान को तालिबान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको मानना चाहिए, इंटरनेशनली रिकॉग्निशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ये तो जी वर्ड्स आई व्यू आइडिया। अब यह है कि हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, इट इज योर चॉइस। लेकिन कुछ की फीचर्स हमारे सेशन के जो हमें डिफरेंशिएट करते हैं बाकियों से, वो ये है कि एक तो जी क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को हम डाइवर्स सोर्सेज से इकट्ठा किया गया, वेल रिसर्च ऑथेंटिक रिसोर्सेज होंगे, वहां से इकट्ठा किया गया मटेरियल आपको लोगों को पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को मटेरियल शेयर भी कर दिया जाएगा, जो चीजें मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसमें स्टैटिस्टिक्स मोस्ट रिसेंट अप टू डेट होंगे, जो कि 2024 के टिल डेट स्टैटिस्टिक्स होंगे। आप लोगों के पास अब वो टाइम नहीं है कि आप लोग एक एक स्टैटिस्टिक्स को खुद बैठ के उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करें। नेक्स्ट है जी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊंगा एक एक टॉपिक पे कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या ऐसी चीज करेंगे कि वो आपको 850 वाला स्कोर देगा। टॉपिक वाइज हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल एनालिसिस में बहुत ज्यादा मसला आता है स्टूडेंट्स को, उसकी मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि वो कैसे किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है पूरे, इट्स अ रिगरस मंथ लॉन्ग सेशन है। और ट्विन बेनिफिट्स आप लोगों के लिए ये है कि ये अभी पीएमएस आप लोगों का हो जाएगा, आप लोग नेक्स्ट ईयर 2025 में सीएसएस भी दे रहे होंगे। सो ये इस तरीके से लेक्चर डिजाइन किए गए हैं कि वो आप लोगों को दोनों जगहों पे हेल्प करेंगे, सीएसएस में भी और पीएमएस में भी। और लास्टली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नंबर वन थिंग, दैट इज स्टूडेंट्स की अफोर्डेबिलिटी। इसलिए अभी मार्केट में मैंने उसका इवन एनालिसिस भी किया कि बाकी लोग इसके लिए कितना चार्ज कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत नॉमिनल फीस रखी है इसके लिए, इस इंटायर कॉम्प्रिहेंसिव सेशन के लिए, जो कि 1 महीने से ज्यादा अरसे पे मुहित है। हम लोगों ने सिर्फ आई बिलीव 6000 चार्जेस रखे हैं कोऑर्डिनेटर ने इसके लिए। जबकि लोग इस वक्त आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू सी सम ऑफ अदर पोस्टर्स एज वेल, तो लोग जो हैं वो उसके लिए 8000 भी चार्ज करे थे, और कुछ लोग तो इवन 10,000। आई नो अ मेंटोर हु वाज चार्जिंग 10,000। लेकिन सिंस आई माई सेल्फ स्टिल सी माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट, और मैं रिलेट करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ एज अ यंगस्टर, एज एन एस्पिरेंट स्टिल, के जो स्टूडेंट्स को क्या मसाइल पेश आते हैं ड्यूरिंग देयर जर्नी। अफोर्डेबिलिटी इज वन ऑफ द की कंसर्न्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कि कमर्शियल अकेडमीज जो हैं, जो कमर्शियलिज्म के ऊपर ऑपरेट करती हैं, वो इसको फैक्टर इन नहीं करती। सो एज अ यंगस्टर, एज योर मेंटोर, एज अ स्टूडेंट, आई कैन रिलेट टू यू। और मैंने इसके लिए फिर कोऑर्डिनेटर को ये कैटेगोरिकली बताया कि हम इससे ज्यादा चार्जेस नहीं रखेंगे। वेरी नॉमिनल चार्जेस स्टिल, द चॉइस इज योर्स कि आप इसको ज्वाइन करना चाहें या नहीं। गारंटी इस बात की है कि आप लोगों को वेल रिसर्च कंटेंट मिलेगा, आप लोगों को मटेरियल साथ साथ शेयर किया जाएगा, और पर्टिकुलरली मेरा फोकस होता है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के ऊपर साथ साथ, कि हम ना सिर्फ बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि आप लोगों ने लिखना क्या है, बल्कि ये ज्यादा अहम है कि आप लोगों ने उसको लिखना कैसे है। So that is all about this session. That is all about the comprehensive
एंड स्ट्रेटेजिक डिवीजन ऑफ द पाकिस्तान अफेयर्स कोर्स ऑफ द पीएमएस, कि हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं आप, और उसके मैंने आपके लोगों के साथ सोर्सेज भी डाइवर्स शेयर किए कि आप उसको कौन कौन से सोर्सेज कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ द हाउस इज ओपन फॉर डिबेट। अभी हम लोग लेंगे आप लोगों के जहन में आने वाले मुख्तलिफ सवालात, कि आप लोगों में जो क्वेरीज हैं वो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं उनको वन बाय वन एड्रेस करता जाऊंगा। प्लीज वन बाय वन कीजिएगा। ऑल राइट। आपने फिल इन द ब्लैंक्स कैसे कवर की थी? मेरे प्री पार्टीशन के ऊपर बहुत ज्यादा मैंने फोकस किया था, उसको मैंने अच्छे सोर्सेज से पढ़ा था, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, तो वहां से एक तो ज्यादा हो गई थी। फिर आखिर पे मैंने ये किया था कि जो पास्ट पेपर्स में आने वाली फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको सॉल्व किया था, तमाम आज से पिछले 8 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व किया था। आपका फेवरेट जर्नल कौन सा था? मैंने 2 से 3 पढ़े थे बाय द वे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई एक पढ़िएगा, एक से ज्यादा ना पढ़िएगा, अभी आपके पास वो टाइम नहीं है। आई प्री पढ़ लें, आईएसएसआई पढ़ लें, या एनडीयू पढ़ लें, ये तीनों अच्छे सोर्सेज हैं। प्लीज जेडब्ल्यूटी का मैगजीन ना पढ़िएगा, उसमें इट्स सब स्टैंडर्ड मैगजीन, उसमें बिल्कुल भी उन्होंने कॉपी पेस्ट किया होता है, तो उसकी तरफ ना जाइएगा, वो आपको रेडीमेड एक सोल्यूशन मिल जाता है। अच्छी जगह से पढ़ेंगे तो अच्छा लिखेंगे। यानी थेरीज से चीजों को एक्सप्लेन कर दें पाकिस्तान अफेयर्स में, एग्जैक्टली ये वो चीज है जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं कर रहे होते, 99% स्टूडेंट्स ये चीज नहीं करते। आप जब थेरी लिखते हैं एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो एग्जामिनर इंप्रेस होता है आपसे, उस वक्त वो खुश होकर फिर आपको 850 मार्क्स देता है। कितने टाइम में सिलेबस कवर हो जाएगा? 1 मंथ का सेशन है जी। सर एवेल्यूशंस भी होंगी, एंड पे ग्रैंड मॉक आप लोगों का कंडक्ट होगा एग्जामिनर कमीशन के एग्जाम पैटर्न के ऊपर, टाइम बाउंड फैशन में एक ग्रैंड मॉक कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें जैसे आप लोगों का पेपर होता है, तो वैसे ही ऑन द सेम पैटर्न आप लोग टाइम बाउंड फैशन में इसी पैटर्न पे आप एग्जाम मॉक देंगे। ऑन कैंपस भी पढ़ाते हैं? बिल्कुल भी नहीं जी, हमारी अभी तक ऑनलाइन प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है बिल्कुल कहीं किसी भी एकेडमी में। मैप्स भी इंपॉर्टेंट है, मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं साथ साथ आप लोगों को हर एक टॉपिक में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको बताता जाऊंगा कि आप लोग इस टॉपिक में स्टैट्स कौन से दे सकते हैं, फ्लो चार्ट कौन से बना सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम्स कौन से बना सकते हैं, मैप्स कौन से बना सकते हैं, स्कीमास कौन से बना सकते हैं, वो तमाम चीजें पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा, दैट इज अपॉन अस बाय द वे। तो आप लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं होना। टाइमिंग्स क्लास की क्या होगी? टाइमिंग्स ये 6 to 7 PM होंगी। ठीक है, उस वक्त ज्यादातर क्लासेस नहीं हो रही होती बाकी मेंटोर्स की। इसको भी मैंने पहले सर्च किया था बाय द वे, कि वो कौन से ऐसे टाइम है जहाँ पे बाकी आप लोगों का दूसरी क्लासों के साथ क्लैश ना आए। तो 6 PM वाज द मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर इट। लेकिन अभी भी अगर आप लोगों को कुछ अगर मेजोरिटी को क्लैश फेस कर रहे हुए, बाकी के साथ ओवरलैप करा हुआ, तो हम आपके साथ कंसल्टेशन में उसको मॉडिफाई कर लेंगे, इन केस अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स को उसमें मसला आ रहा हुआ। ठीक है, तो फिर हम उसको लेट नाइट ले जाएंगे, लेकिन अगेन इट वुड बी डन इन कंसल्टेशन विद यू, अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स को मसला आ रहा हुआ। सूटेबल है टाइमिंग, बिल्कुल ठीक है जी डॉक्टर हफ्सा, नोटेड। के दरमियान में नमाज का टाइम भी आएगा, उसके लिए आपको ब्रेक दे दी जाएगी, प्लीज डोंट वरी। ठीक है जी, ठीक है, आप लोगों की सजेशंस नोट कर ली गई हैं, डोंट यू वरी अगेन। मैंने कहा कि आप लोगों को एक टेंटेटिव टाइम दे दिया गया है, तो आप लोग जो है उसके बारे में फिक्रमंद नहीं होंगे। अगर उसमें ज्यादातर ओवरलैप हो रहा होगा, तो जो है वो हम उसको मॉडिफाई भी कर लेंगे। और आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग जो है वो मुझे प्रेसी की एवेल्युएशन करवानी है आपसे, तो आप कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं पीएमएस की प्रेसी की एवेल्यूशन कर दूंगा आपको, प्लीज डोंट वरी। जो है इवेल्यूशंस जो है वो चल भी रही हैं कुछ, तो आप कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करेंगे तो वो करवा देंगे आपकी, आप इस बारे में फिक्रमंद ना हो प्लीज। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स जो है ना वकार, आमतौर पर ये होता है कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि आप ना मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन किया करें, आप क्लास में लाइव बैठा करें, ताकि आपके जहन में जब आप बैठेंगे उस वक्त जो आप लोगों की क्वेरीज हैं, कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे डायरेक्टली उसी वक्त पूछ लें कि सर मुझे इस बात की समझ नहीं आई, आप काइंडली इसको रिपीट कर दें। मैं उसको रिपीट कर दूंगा, आप उस वक्त क्लियर कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में ये होता है कि आप लोग एक तो हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं कि मैं आज सुन लूंगा, मैं कल सुन लूंगा, मैं परसों सुन लूंगा। ठीक है,
और उससे मसला ये होता है कि एक तो वो डेडलाइंस नहीं मीट होती और फिर ये है कि आपके ज़हन में जो सवाल आते हैं वो एड्रेस नहीं हो पाते। मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोगों के जो ज़हन में सवालात हैं, कांसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, तो आप जो है कांसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप लोग एग्ज़ामिनर में को इम्प्रेस भी कर पाएँगे और अगर वो कोई भी चीज़ आपसे पूछ लेता है, देखिए लाज़मी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हैं या जो हम पढ़ा रहे हैं वो इसी में से पूछे, लेकिन वो इसके रेलेवेंट ज़रूर होगा। तो आपकी जब कांसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, क्रिटिकल एनालिसिस की टेक्नीक आप सीख लेंगे, आपको कंटेंट डाइवर्स मिल जाएगा, अच्छा ऑथेंटिक कंटेंट मिल जाएगा, तो आप लोग इस काबिल ज़रूर होंगे कि आप डॉट्स को आपस में कनेक्ट करें और डॉट्स को कनेक्ट करने से आप एक इम्प्रेसिव किस्म का जो है वो जवाब उसका तैयार कर सकें और फिर